गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम जेनेटिक्स में एक विशेष टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन इट मीन्स, अगर हम देखें तो हमने मेंडल के नियमों में पढ़ा कि एक युग्म विकल्पी जैसे कि टी और टी टॉल से रिलेटेड, तो ये अगर जीन ए है तो यहाँ पर इसका रिसेसिव होगा। ये कंडीशन कहलाएगी युग्म विकल्पी। लेकिन अगर जैसे हमने दो बात की, वहाँ पर भी हमने समझा था कि राउंड सीड और कलर ऑफ सीड, जो कि येलो डोमिनेंट लिया था। तो देखो RRYY, यदि इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन होती है तो उसे युग्म विकल्पी अभिक्रियाएं कहते हैं। एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं, युग्म विकल्पी। लेकिन यदि यही इंटरेक्शन इसके और इसके बीच में हो, इट मीन्स इन दोनों के बीच में, इसका प्रभाव इससे पड़े या इसका प्रभाव इससे, तो इसे बोलते हैं नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, प्रभाविता का नियम कहता है कि यदि यहाँ पर रिसेसिव R हो या यहाँ पर स्मॉल y हो, तो R का प्रभाव इस पर पड़ेगा। इसे बोलेंगे डोमिनेंस या प्रभाविता, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझाई जा सकती है। बेसिकली जो प्रभाविता का नियम है वो एलिक जीन इंटरेक्शन का भाग है, युग्म विकल्पीय अभिक्रियाएं हैं उनका भाग है, जो कि साथ साथ होती हैं। लेकिन नॉन एलिक में एक वर्ड है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रबलता और एपिस्टेसिस। इसका हिंदी अनुवाद प्रबलता है। प्रबलता का मतलब होता है, जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है स्टैंडिंग अप ऑन, खड़ा हुआ होना या खड़ा होना। ये वर्ड बिल्कुल पैरेलल है प्रभाविता की। मतलब आप अगर बोलेंगे तो प्रभाविता और प्रबलता पैरेलल शब्द हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये युग्म विकल्पी के लिए है और ये नॉन युग्म विकल्पी या नॉन एलिक अयुग्म विकल्पी के लिए है, युग्म विकल्पी के लिए है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जो कि बेसिकली दो भिन्न युग्म विकल्पियों के सदस्य के बीच में पाया जाता है। एक युग्म विकल्पी का एक भाग दूसरे युग्म विकल्पी के दूसरे भाग को छिपा देता है या दबा देता है। इसी को हम प्रबलता के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो जीन जो अपना प्रभाव दिखा पाएगा उसे हम प्रबल जीन कहेंगे। एपिस्टेसिस जीन, और जिसका प्रभाव हाइड हो जाएगा या ये कहीं छुप जाएगा उसे हम कहेंगे अप्रबल जीन, नॉन एपिस्टेटिक जीन। ये जो है वो बेसिकली जो अभिक्रियाएं हैं, ये इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शंस हैं। इंट्रा एलिलिक यहाँ पर दो या दो से अधिक गुणों के बारे में हम बात करते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं, उसी को बेस मानकर हम स्टडी करते हैं। जहाँ तक हम
एपिस्टेसिस जो कि हम पहला उदाहरण ले रहे हैं, उसके अंदर पहला पॉइंट जो है वह अप्रभावी प्रबलता, अप्रभावी प्रबलता। इसको हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन बेसिकली इनका जो रिजल्ट है वो मेंडल के नियमों से डिफरेंट है। तो हम पहला पॉइंट अप्रभावी प्रबलता या सप्लीमेंट्री जीन एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इंटरेक्शन या ये अन्योन्य क्रियाएं दो जीनों के मध्य होती है, जिनमें से एक जीन का प्रभावी युग्म विकल्पी जो कि एक गुण का नियंत्रण करता है, एक प्रभाव उत्पन्न करता है। जो शब्दावली पे अगर हम जाएं तो हम समझ दें, पहले समझो आप इसको कि यहाँ पर दो युग्म विकल्पी हमने लिए, दो विकल्पी युग्म विकल्पी कुछ भी ले लीजिए आप। सपोज दैट मान लेते हैं PP और QQ। तो यहाँ पर एक युग्म विकल्पी का प्रभाव आपको सामान्य रूप से देखने को मिलेगा। उस स्थिति में जब दूसरा अप्रभावी हो, पहले युग्म विकल्पी का प्रभाव आपको तब देखने को मिलेगा जब दूसरा अप्रभावी हो। इट मीन्स इस शर्त के लिए कंडीशन ये हो जाएगी PP और QQ, चाहे दोनों P आप कैपिटल ले सकते हैं या एक कैपिटल ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दूसरा क्या होना चाहिए, अप्रभावी होना चाहिए। दूसरा जो प्रभावी है उसका स्वयं का कोई प्रभाव नहीं है, स्वयं का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग अर्थ पे जाना है कि यदि पहला अप्रभावी है और दूसरा प्रभावी है तो इसका अर्थ है कि रिजल्ट जो है वो इससे प्रभावित नहीं होंगे, उसका जो प्रभाव होना है वही रहेगा। इसके डोमिनेंसी और रिसेसिवनेस दोनों ही यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी। लेकिन कंडीशन नंबर थर्ड, ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 हो गई। कंडीशन नंबर थर्ड, अगर पहले के साथ यह प्रभावी रूप में उपस्थित हो और पहला स्वयं भी क्या हो, प्रभावी हो, जैसे कि PP Q और Q, पहला प्रभावी और दूसरा प्रभावी, तो ये इसके प्रभाव को चेंज कर देगा, इसके प्रभाव को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। जो कि इसका स्वयं का कोई प्रभाव नहीं है सिंगल रूप में, लेकिन ये जब इसके साथ आता है तो इसके गुणों को प्रभावित करता है, इसीलिए इसका नाम है अप्रभावी प्रबलता। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जब दो जीन जो अभिक्रियाएं करते हैं वे एक नया लक्षण रखते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं जिससे हम ये समझेंगे कि ये कैसे आता है। उसका एग्जाम्पल है ज्वार में तुस यानी ग्लूम कलर, तुस का रंग। ज्वार में तुस का रंग जो है उससे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, वहां से हम समझ रहे हैं। तो ज्वार में जो तुस का रंग है उसको हम सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन समझेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे जो काला जामुनी रंग है, ब्लैक पर्पल कलर है, उसका जो जीन है वो P है। P जीन की उपस्थिति में ब्लैक जामुनी रंग आता है, जो कि बेसिकली स्मॉल p पर प्रभावी है, प्रबल है। इसकी वजह से यहाँ पर काला जामुनी रंग अपने को देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम दूसरे जीन की बात करें जो कि इसके साथ रहेगा Q, जो कि एक रिसेसिव करैक्टर है, ब्राउन के लिए अपना स्वयं का प्रभाव नहीं दिखा पाएगा अगर पहला
ए प्रभावी है। यहाँ हम दो ऐसे पद देते हैं जिनमें एक ब्लैक पर्पल का है और दूसरा ब्राउन कलर का है। तो देखिए, ब्लैक, पर्पल, एंड ब्राउन। इसका पी, पी और क्यू क्यू, इसका पी पी और क्यू क्यू। इसकी वजह से ब्लैक पर्पल कलर आ रहा है। यहाँ पर स्मॉल क्यू का कोई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पर तो क्यू क्यू का कोई इफेक्ट है ही नहीं। अगर ये चारों रिसेसिव भी होते तब भी ब्राउन कलर ही आता, क्यू स्वयं अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाता। अब हम इसके गैमेट बनाएं तो यहाँ पर आप देखोगे पी और क्यू कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर पी और क्यू कॉमन हो जाएगा। तो जो F1 जनरेशन आएगी वो आएगी पी पी क्यू और क्यू, पहला पॉइंट। तो यहाँ देखिए, पी का अपना स्वयं का प्रभाव ब्लैक पर्पल कलर, क्यू का अपना कोई प्रभाव नहीं ब्राउन कलर। लेकिन डोमिनेंट पी के साथ अगर डोमिनेंट क्यू आ गया तो इस पी के प्रभाव को वो चेंज कर देगा और यहाँ पर F1 जनरेशन जो है वो ब्लैक पर्पल की जगह रेड पर्पल हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना, क्या हो जाएगी? रेड पर्पल या लाल जामुनी। अब हम F2PD निकालते हैं और F2PD के बेसिस पर इसका रेशियो समझते हैं। ये F1 थी, F2PD। हमारी F1PD क्या थी? P P Q Q। अब आप इससे F2PD निकालिए और इसका रेशियो निकालते हैं। गैमेट बनाना मैंने आपको बहुत पहले ही सिखा दिया। गैमेट बनाना आपको आना चाहिए। इसके गैमेट हैं पी क्यू, इसके हो जाएंगे पी स्मॉल क्यू, इसके हो जाएंगे पी क्यू पी क्यू, इसके वही सेम पी क्यू पी क्यू पी क्यू और पी स्मॉल क्यू। अब इनको कॉम्बिनेशन को देखिए आप, तो इस जगह पी पी क्यू क्यू, पी पी क्यू क्यू, पी पी क्यू क्यू, पी पी क्यू क्यू। यहाँ देखिए आप, पी पी क्यू क्यू, पी पी क्यू क्यू, पी क्यू स्मॉल क्यू, पी स्मॉल p, स्मॉल q, p p q q, p p q q, p p q q, p स्मॉल q, स्मॉल p, स्मॉल p, स्मॉल p, कैपिटल Q, p P Q Q, P P स्मॉल में है दोनों ही, कैपिटल Q और लास्ट है P P Q Q। देखिए अब जहाँ कैपिटल P है और जहाँ कैपिटल Q साथ में है वहाँ पर कलर आएगा रेड पर्पल। मैंने आपको समझा दिया, रेड पर्पल। यहाँ भी मतलब कम से कम एक कैपिटल R और कम से कम कैपिटल की P और कैपिटल Q हो, वहाँ पर रेड पर्पल ही आएगा। रेड पर्पल, रेड पर्पल, रेड पर्पल। अब देखिए यहाँ पर ये तो है प्रभावी और ये रिसेसिव, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैक पर्पल, ब्लैक पर्पल। यहाँ दोनों हैं इसलिए रेड पर्पल। यहाँ अक्षर P है तो ब्लैक पर्पल, यहाँ पर दोनों हैं तो रेड पर्पल, यहाँ पर भी रेड पर्पल। यहाँ देखिए दोनों रिसेसिव लेकिन दोनों कैपिटल।
इनका खुद का कोई प्रभाव है नहीं, इसलिए कलर कैसा आ जाएगा, ब्राउन। यहाँ भी ब्राउन आना है, यहाँ वही रेड पर्पल, यहाँ देखिए ब्लैक पर्पल, यहाँ ब्लैक पर्पल, सॉरी रेड पर्पल, रेड पर्पल। अब ये चारों रिसेसिव है तब भी रंग क्या आएगा, ब्राउन। अब इनका देखिए आप रेशियो, रेड पर्पल कितने हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रेड पर्पल। ब्लैक पर्पल कितने हैं, 1 1 2 3 3, और उसके बाद ब्राउन कितने हैं, वो हैं 1 2 3 और एक और है 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो आपको मिलेगा 9 3 4। ये अप्रभावी प्रबलता का अनुपात है 9 3 4, जो मेंडल के 9 3 3 से बिल्कुल डिफरेंट है। आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि अप्रभावी प्रबलता क्या है ज्वार के तुष के रंग के द्वारा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।